नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। और आज का अपना टॉपिक होगा मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। यानी आज की कक्षा में हम मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय, उनके जीवन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में और विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं पद्मावत के विषय में। तो आपको बता दें कि स्कूल व्याख्याता भर्ती में ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी का एक प्रकरण दिया हुआ है, नागमती वियोग खंड। तो उसकी चर्चा हम अगले खंड में करेंगे, लेकिन आज तो हम मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में विद्वानों द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं उनके विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय संबंधित, तो इनका जन्म कब हुआ? तो मित्रों याद रखिएगा कि इनका जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी को हुई। और जन्म स्थान की बात करें कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और इसी वजह से इनके नाम के साथ जायसी जुड़ा हुआ है। आगे बात करें, ये सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मित्रों, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। और जो निर्गुण भक्ति धारा है इसको भी हमने दो भागों में बांटा, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। तो जो प्रेमाश्रयी शाखा यानी जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, इसके श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। यानी ये सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। आगे हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी से जुड़े अन्य तथ्य की, तो जायसी को सहिष्णुता और समन्वय का कवि माना जाता है। आगे हम बात करें, जायसी को तुलसीदास के बाद श्रेष्ठ कवि स्थापित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी को तुलसीदास के बाद श्रेष्ठ कवि किसने माना है, तो इसका सही उत्तर होगा फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के मूल नाम की, तो इनका मूल नाम उदयन मिलता है। अब अगला हमारा जो प्रश्न बनेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन हैं, तो मित्रों शेख मेहदी और सैयद अशरफ मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु माने जाते हैं। तो सैयद अशरफ ये पीर थे और इनके संबंध में उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, जिन मोही दिन दिन है उजियारा, पाऊँ गुरु मेहदी पीठा, मिला पंथ जो दर्शन दीठा। अब अगले तथ्य की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। और अगर आपसे भाषा शैली के विषय में अगर जायसी से प्रश्न पूछा जाता है तो जायसी का प्रिय अलंकार है वो हेतुत प्रेक्षा अलंकार, इनका प्रिय अलंकार रहा है। अब जायसी से संबंधित विद्वानों के द्वारा जो प्रमुख कथन कहे गए उनकी चर्चा करें तो सबसे पहला कथन है, जायसी का क्षेत्र तुलसीदास की अपेक्षा परिसीमित है, परंतु प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। यह किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले कथन की बात करें तो शुद्ध रहस्यवाद केवल जायसी के काव्य से प्राप्त होता है। यानी ये किसने कहा कि शुद्ध रहस्यवाद केवल जायसी के काव्य में प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले कथन की बात करें तो जायसी तुलसी के टक्कर के कवि हैं, कि जायसी तुलसी के टक्कर के कवि हैं, ऐसा किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मित्रों जॉर्ज ग्रियर्सन ने जायसी को मुसलमान सन्यासी कहा है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्स ये मलिक मोहम्मद जायसी को मुसलमान सन्यासी किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे हम बात करें, सूफियों में एक ही कवि है जायसी, शेष सबके सब लकीर के फकीर हैं। ऐसा किसने कहा कि सूफियों में केवल एक ही कवि है मलिक मोहम्मद जायसी।
और शेष सबके सब लकीर के फकीर हैं, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अब मित्रों बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली रचना और प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, और इसका रचना काल 1540 यानी सूरशाह सूरी के समकालीन ये माना जाता है। अखरावट की बात करें अगली रचना अखरावट है। तो इसमें मित्रों वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर सूफी सिद्धांत का निरूपण अवधी भाषा में किया गया है। इनकी अगली जो रचना वो कहानावत, और मित्रों कहानावत में श्री कृष्ण कथा का वर्णन इन्होंने किया है। अगली रचना की अगर बात करें तो कहरनामा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो अगली रचना है उसका नाम है कहरनामा, और ये बाबर के समय की राजनीति का वर्णन इसमें किया गया है। अगली रचना है मसलन नामा, और इसके बाद जो अगली रचना है वो चित्रलेखा, और चित्रलेखा एक लघु प्रेमाख्यान रचना है। आखिरी कलाम की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी की वह रचना कौन सी है जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के तीन ही ग्रंथ माने हैं, जिनमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अब मित्रों हम पद्मावत से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों और पद्मावत के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो 1540 ईस्वी में यह अवधी भाषा में रचित रचना है। अगर पद्मावत की भाषा की बात करें कौन सी भाषा में है तो अवधी भाषा में, और रचना काल 1540 है। तो अगले तथ्य की बात करें सूफी काव्य धारा का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और मित्रों यह जो पद्मावत है यह संपूर्ण ग्रंथ दो भागों में विभक्त है, जिसका पहला भाग पूर्वार्ध और दूसरा भाग उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध के विषय में इसमें रतन सेन व पद्मावती की विवाह तक की कथा है कि पद्मावत की जो रचना है इसमें इसका जो पूर्वार्ध भाग है, यानी पहला जो भाग है इसमें रतन सेन व पद्मावती की विवाह तक की कथा का वर्णन है, और उत्तरार्ध जो भाग है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा का वर्णन है। आगे हम बात करें विद्वानों ने पूर्वार्ध भाग को काल्पनिक तथा उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत के किस भाग को विद्वानों ने काल्पनिक कहा और किस भाग को उन्होंने ऐतिहासिक माना है। अगले तथ्य की बात करें तो पद्मावत में कुल 57 खंड है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगर कथानायक की बात की जाए कि पद्मावत का कथानायक कौन है तो इसका सही उत्तर होगा रतन सेन, और मित्रों ये चित्तौड़ के राजा थे। अगर नायिका की बात करें कि पद्मावत की नायिका कौन है तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावती, जो सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। आगे हम बात करें पद्मावत में श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा वियोग श्रृंगार का चित्रण नागमती विरह के रूप में मिलता है कि जो पद्मावती महाग्रंथ है या पद्मावत महाकाव्य है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता तो है, लेकिन इसमें वियोग श्रृंगार का चित्रण सर्वाधिक मिलता है। और वियोग श्रृंगार की भी अगर बात की जाए तो ये नागमती वियोग खंड वाला जो भाग है इसमें वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। पद्मावत में 12 मासा की शुरुआत आषाढ़ मास से है। तो मित्रों अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि पद्मावत में जो नागमती या फिर जो 12 मास का वर्णन किया गया है, यानी नागमती वियोग खंड में जो 12 मास का वर्णन है उसमें उसकी शुरुआत किस मास से है, तो मित्रों ये आषाढ़ मास से 12 मास की शुरुआत की गई है। पद्मावत में नायिका की बात करें, यानी पद्मावत में सह नायिका की बात करें कि पद्मावत ग्रंथ में सह नायिका कौन है तो इसका सही उत्तर होगा नागमती। आगे हम बात करें पद्मावत का प्राण बिंदु किसे कहा गया है कि पद्मावत जो महाकाव्य है इसका प्राण बिंदु किसे कहा गया है तो इसका सही उत्तर होगा नागमती का विरह है।
अगर भाषा शैली की बात करें या पद्मावत में दोहा चौपाई शैली को अपनाया गया है और ये कड़वक शैली है, यानी 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे को रखा जाना, ये कड़वक शैली कहलाती है और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। अब मित्रों पद्मावत के रूपकों की बात करें कि पद्मावत में जो रूपक है यानी जो प्रतीक है उनका विवरण किस प्रकार है। तो चित्तौड़ किसका प्रतीक माना गया है, तो ये शरीर का प्रतीक माना गया है। रतन सिंह की बात करें कि पद्मावत में रतन सिंह किसका प्रतीक है, तो ये मन का प्रतीक है। सिंहल द्वीप की बात करें तो ये हृदय का प्रतीक है और पद्मावती की बात की जाए तो पद्मावती बुद्धि यानी सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और ये प्रतीक से संबंधित यानी कूट भाषा या मिलान वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हीरामन तोता की बात करें तो हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है और नागमती की बात करें तो ये संसार का प्रतीक है। अगर राघव चेतन की बात करें तो ये शैतान का प्रतीक। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी इस पद्मावत ग्रंथ में किसका प्रतीक है, तो ये माया का प्रतीक है। और मित्रों अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के विषय में जो कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को तो आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।